हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्जाम क्लासेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। देखो दोस्तों, आपको पता है इसमें आपके दिल्ली पुलिस में बहुत वैकेंसी आई है और अपने एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, पटवारी का है और भी आपके बहुत सारे एग्जाम है अदर अदर स्टेट में, सेंट्रल लेवल पे। तो आपको पता है तकरीबन रीजनिंग सब में ही आती है, ठीक है ना। और रीजनिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले होता है। अगर आपको जैसे रेलवे की अगर बात करो तो रेलवे में जैसे कुछ टॉपिक होते हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग के, अगर उन पर आपके ढंग से कमांड है तो आप रेलवे में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अदरवाइज वो क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में तो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन तुक्का मारोगे, आपको वो करने की ट्रिक नहीं आती, तो आपके लगभग 15 में से ज़्यादा आपके 4 या 5 क्वेश्चन सही होते हैं, 10 क्वेश्चन वहाँ गलत हो गए और वही आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, रीजनिंग की अगर बात करें तो आपको पता है दिल्ली पुलिस जो इसमें वैकेंसी आई है, तो उसमें भी आपको रीजनिंग 100 में से आपको तकरीबन 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के ही है। तो रीजनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए अब रीजनिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रीजनिंग का अगर मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दूँ आपको, तो रीजनिंग के जो टॉपिक होते हैं, कितने टॉपिक होते हैं आपके रीजनिंग के? आपके रीजनिंग का होता है, पहला तो होता है आपका वर्बल रीजनिंग, दूसरा होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, या इसको बोलते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, तीसरा होता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, देखिए आता है वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, देखो यहाँ पे अगर वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें यहाँ पे, तो आप देखोगे वर्बल रीजनिंग इसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं। जैसे वर्बल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है जैसे आपका रीजनिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, दिशा, रक्त संबंध, रैंकिंग अरेंजमेंट, कोऑर्डिनेट इक्वलिटी। कोऑर्डिनेट इक्वलिटी जानते हो ना कौन सा टॉपिक होता है? कोऑर्डिनेट इक्वलिटी जैसे ए लेस देन बी ग्रेटर देन सी, इस तरह का जो टॉपिक होता है वो आपका कोऑर्डिनेट इक्वलिटी होता है। रैंकिंग अरेंजमेंट और कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, मिसिंग एलिमेंट, और भी आपको जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जैसे डाटा इक्वलिटी, ये जितने भी आपको टॉपिक होते हैं सारे के सारे आपको किस में आते हैं? वर्बल रीजनिंग में। मतलब रीजनिंग के वो क्वेश्चन जिसमें आपको डायग्राम नहीं मिलते, डायग्राम का कोई रोल नहीं होता, इसमें चित्र, बिना चित्र वाले क्वेश्चन वो सारे आते हैं आपके वर्बल रीजनिंग में। नॉन वर्बल की मैं बात करूं तो जैसे डाइस हो गया, पासा हो गया, आपका काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृति में गणना, पेपर कटिंग, नॉन वर्बल सीरीज, इमेज, वाटर इमेज, मिरर इमेज, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है वो आते हैं आपके नॉन वर्बल रीजनिंग में। मतलब जिन क्वेश्चनों में आपको डायग्राम, चित्र दिखाई दे वो नॉन वर्बल रीजनिंग। अब बात करता हूं लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। अगर कोई बच्चा, अगर कोई स्टूडेंट स्पेशल रेलवे की तैयारी कर रहा है, एनटीपीसी की, ग्रुप डी, इनकी अगर तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए मैं बता देता हूं कि ये लॉजिकल रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग उसके लिए बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर ये टॉपिक उसको नहीं आता तो ये समझ लो कि रेलवे में मेरिट लिस्ट में जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे होते हैं तो 15 से 15, 20 क्वेश्चन इसी के ही है रीजनिंग में। 25 में से 15 से 20 क्वेश्चन इसी के है। तो देखिए इसमें क्या क्या आता है आपका, आपने पढ़ा भी होगा, कथन, कार्रवाई, जैसे कथन, निष्कर्ष, जैसे कथन, अपवाद, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एक्शन, स्टेटमेंट एंड एक्शन, और तर्क वितर्क, वो आते हैं आपके, जैसे कोई कथन दे दिया तो उसके दो दे दिए, तो प्रबल तर्क दे दिया, दुर्बल तर्क दे दिया। वो एक कारण प्रभाव,
कोई भी आपको काज दे दिया, कोई भी आपको कारण दे दिया, कोई सेंटेंस कारण दे दिया, तो बताइए इसका प्रभाव है कि नहीं है। या एक आता है आपका न्याय निगमन सिलोजिज्म। इस टॉपिक से आप सभी भली भांति परिचित हो। कौन सा टॉपिक है आपका, जैसे सभी पक्षी पेड़ है, सभी कबूतर गाय हैं, इस तरह जो क्वेश्चन आते हैं आपके इस टॉपिक में आते हैं। तो दोस्तों ये है आपके कुल मिला के 6 टॉपिक है, और एक अगर कई बार आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन अगर उसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो एक ये टॉपिक होता है 7 का होता है आपका डिसीजन मेकिंग। मतलब 6 से आपके 7 टॉपिक होते हैं, 6 से 7 टॉपिक होते हैं। ये अगर कोई स्पेशल रेलवे की अगर कोई तैयारी कर रहा है, उसका टारगेट ये है कि मुझे तो भाई एनटीपीसी लेना ही लेना है, तो उसको तो ये टॉपिक करना ही पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं इन टॉपिकों पर मेरी बहुत ज़बरदस्त कमांड है। मेरा इनका कोई भी एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होता। ये मैंने इसमें क्या खुद की ट्रिक बनाई हुई है, और इसमें कुछ नहीं है क्या करते हैं कि सर इसमें तो कम आ लेंगे जो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। मैं आपको बताऊंगा इसमें कुछ शब्दों का खेल होते हैं। अगर उन शब्दों का अर्थ अगर आपको पता चल जाए तो ये शब्द ये क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। जैसे यदि शब्द है, केवल है, हमेशा है, सभी है, चेतावनी या विनती, आदेश या कार्रवाई, इन सब के अगर जैसा आपको अर्थ पता चल जाए, जैसे यदि का अर्थ क्या होता है, जहाँ पे यदि शब्द लग गया मतलब वहां पर आपको क्या टर्म्स दे रहा है, आपको शर्त दे रहा है। मतलब आपको सामने क्या रख दी, उसने शर्त रख दी। केवल तो केवल करा हुआ तो मतलब क्या आपका कोई विकल्प हिंता, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। हमेशा, सर्वदा, सभी, मतलब इस तरह के जो शब्दों का अगर अर्थ आपको पता चल जाए तो ये टॉपिक आपको कुछ नहीं है। इन टॉपिकों कभी क्वेश्चन आपको कभी गलत नहीं होगी। और जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं यहाँ पे एक एक शब्द का अर्थ आपको लिखवाऊंगा, और उस शब्द पे बनने वाले जितने भी इनके क्वेश्चन है वो सब आपको यहाँ पे कराऊंगा। कुल मिला के रीजनिंग की जो मेरी क्लास होगी, रीजनिंग की क्लास होगी मेरी यहाँ से 30 से 40 घंटे की मेरी क्लास होगी। 30 से 40 घंटे में आपको कंप्लीट रीजनिंग करा दूंगा। मतलब लग जाएगा 1.5 महीने करीब। तो 1.5 महीने में मैं आपको पूरी रीजनिंग कराऊंगा। आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दो, रेलवे का एग्जाम दो, राजस्थान पुलिस का दो, पटवार का दो, या अदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो, सिवाय बैंक के। बैंक में भी मैं आपका ये लगा लो 70 से 80% आपको टॉपिक कवर कर दूंगा, 70 से 80%। लेकिन इसमें कुछ एक टॉपिक है जो मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बैंक के ही होते हैं और यहाँ नहीं होते। और मैं यहाँ पर मेरा टारगेट इसमें फिलहाल बैंक के अलावा जितने भी एग्जाम है उनका है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये अपने रीजनिंग का टोटल सिलेबस है। रीजनिंग की हम तैयारी करेंगे, और मैं आपको रीजनिंग यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से डीपली और डिटेल से पढ़ाऊंगा। मैथ में इसमें पढ़ाई रहा हूँ, मैथ में अपना ज्योमेट्री इसमें चल ही रहा है। 17 के करीब लेक्चर इसमें कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। मैथ में मैं आपको पढ़ाऊंगा 5 से 6 महीने लगातार यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, और रीजनिंग का अपने 1.5 महीने में या 2 महीने में अपना कोर्स कंप्लीट कर देंगे। तो अगर जिनको यहाँ पे समझ में आता, अच्छा लगता है, तो इस चैनल पर बने रहना। अदरवाइज उनकी इच्छा है, उनकी मर्जी है, वो कहीं भी जा सकते हैं। यूट्यूब पे एक से बढ़कर एक टीचर है इस समय। ऑफलाइन कोचिंग बंद है, सब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, सब एक से बढ़कर एक टीचर है। कोई किसी से कम नहीं है, सब में नॉलेज है। सबकी इज्जत करता हूँ मैं कि जितने भी यूट्यूब पर टीचर पढ़ा रहे हैं सब में कुछ ना कुछ टैलेंट है, जब भी वो पढ़ा रहे हैं। डिपेंड ये करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे ये रीजनिंग का आपका टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं रीजनिंग का कोई एक टॉपिक लेते हैं आज, उससे शुरुआत करेंगे। देखो रीजनिंग का सबसे पहले टॉपिक लेता हूँ मैं कैलेंडर। जो कैलेंडर क्या इजी सा है, कुछ नहीं है कैलेंडर में। और आपको मैं ऐसा कैलेंडर पढ़ाऊंगा कि आपको टिप्स पे याद हो जाएगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे कैलेंडर के बारे में, अब कैलेंडर क्या होता है, कैसे बना, क्यों बना, ये सब इतिहास की बातें वो इतिहास वाले ही पढ़ाते हैं। हम यहाँ पे रीजनिंग के टीचर हैं, रीजनिंग के एजुकेटर हैं, तो मैं इसके इतिहास में तो जाऊँगा नहीं कि कब बना के कहाँ बना। ये मैं आपको इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पढ़ाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे कैलेंडर, जैसे कि आप सब जानते हैं, तो कैलेंडर में कितने वर्ष और कितने तरह के साल होते हैं। आपको 2 तरह के साल होते हैं। पहला होता है आपका सामान्य वर्ष, मतलब
जनरल ईयर, या इसको बोलते हैं हम नॉर्मल ईयर। दूसरा अगर मैं साल की बात करूं तो हिंदी में बोलते हैं इसको अधिवर्ष, मतलब लीप वर्ष या लीप ईयर, ये होता है हमारा। तो देखिए सामान्य वर्ष और अधिवर्ष, दो कैलेंडर में दो तरह के साल चलते हैं, तो देखते हैं हम इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए दोस्तों, सामान्य वर्ष जो होता है आपका, ये होता है आपका 365 दिन का होता है, और ये होता है आपका 366 दिन का। क्यों होता है? देखिए यहाँ पे वो इसलिए होता है कि क्योंकि यहाँ पे जो फरवरी का महीना होता है वो होता है आपका 28 दिन का, और यहाँ पे जो फरवरी का महीना होता है वो होता है आपका 29 दिन का। तो आपने देखा कि फरवरी आपका एक दिन से बढ़ गया, तो आपका टोटल नंबर ऑफ डे ये भी आपका 365 से 366 एक दिन से बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पे ये चीज आगे समझ में। अब बात करते हैं कि हमको क्या पता कि कौन सा साल आपका सामान्य है, कौन सा आपका लीप वर्ष है। जैसे मैं कहूँ आपसे 2011, 1996, 1986, 1972, 2016, 2022, 2019, 1947, 1856, ये जो आपके साल है इनमें कौन सा साल लीप है और कौन सा सामान्य है। तो देखिए बच्चों, जिस साल के लास्ट के दो अक्षर लेते हैं, कोई भी साल हो उसके लास्ट के हम दो अक्षर लेंगे, अगर उन लास्ट के दो वर्ड में 4 का भाग चला जाता है तो वो सामान्य साल हो, लीप वर्ष होगा। अगर 4 का भाग नहीं जाता तो वो आपका सामान्य वर्ष होगा। तो मतलब अंतिम दो अक्षरों में 4 का भाग नहीं जाता, और यहाँ पे क्या होता है, अंतिम दो अक्षरों में 4 का भाग चला जाता है। ठीक है ना। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे कि कौन से लीप है कौन से सामान्य है, तो मुझे बताइए, मैं अगर यहाँ के लास्ट के दो अक्षर लूँ, क्या इसमें 4 का भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो आप कहोगे सर ये लीप वर्ष नहीं है। इसमें लास्ट के दो अक्षरों में 4 का भाग बिल्कुल जा रहा है, मतलब ये लीप वर्ष है। इसमें 4 का भाग लास्ट के दो अक्षरों में नहीं जा रहा, ये लीप वर्ष नहीं है। ये भी लीप वर्ष है, ये भी है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और यहाँ पे बिल्कुल जा रहा है, ये आपका लीप वर्ष है। लास्ट के आप दो अक्षर देखोगे। ये बताइए समझ में। अब बात करते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि आपके एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये है, यदि मैं 29 फरवरी 1896 में बर्थडे बनाता हूं, तो नेक्स्ट बर्थडे कब मनाएंगे? तो यह क्वेश्चन है आपका। अगर 29 फरवरी 1896 को बर्थडे बना रहा है, वो 29 फरवरी 1896 को अगर वो बर्थडे बना रहा है, तो नेक्स्ट बर्थडे मतलब नेक्स्ट बर्थडे उसका आएगा कितनी तारीख को? 29 फरवरी को ही आएगा। अब इस क्वेश्चन को बहुत से लड़के गलत कर देते हैं। देखिए कैसे, हमको पता है कि 29 फरवरी किस में आती है भाई? लीप वर्ष में आती है। 29 फरवरी किस में आती है? आपकी लीप वर्ष में आती है। और लीप वर्ष में कितने कितने का गैप होता है? आपका 4-4 वर्ष का गैप होता है। जैसे अगर आप बात करो यहाँ पे 2004, आपको पता है क्या ये लीप वर्ष है। फिर आप देखोगे 2005 सामान्य है, 2006 भी सामान्य है, 2007 भी सामान्य है, 2008 ये लीप वर्ष है। फिर आप देखोगे 2009 सामान्य, 2010 सामान्य, 2011 सामान्य, 2012 ये क्या आपका लीप वर्ष है। फिर आप देखोगे 2013 सामान्य, 2014 सामान्य, 2015 सामान्य, 2016 ये आपका लीप वर्ष है। तो आपने देखा कि हर 4 साल में आपका लीप वर्ष क्या हो रहा है? लीप आ रहा है। हर 4 साल बाद लीप वर्ष आ रहा है, हर 4 साल बाद लीप वर्ष आ रहा है। मतलब इसमें 29 फरवरी मिलेगी आपको, इसमें 29 फरवरी मिलेगी आपको, और इसमें 29 फरवरी मिलेगी, और इसमें भी 29 फरवरी मिलेगी। मतलब 29 फरवरी
हर 4 साल बाद रिपीट होता है, तो आप कह दोगे कि सर अगर 1896 को 29 फरवरी है तो आप कहोगे कि सर 1900 में भी क्या होगी आपकी 29 फरवरी होगी। बस यही गलती हो जाती है, ये आंसर आपका नहीं होगा। कायदे से तो ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा आपका आंसर। आपका आंसर होगा आपका 29 फरवरी सन 1904। देखिए यहाँ पे 29 फरवरी, आपको पता है कि अब 29 फरवरी है तो इसके बाद लीप वर्ष में 29 फरवरी आएगी, तो 4 साल बाद ये आपका लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है। अगला लीप वर्ष जो इसके बाद मिलेगा आपको यही मिलेगा 1904, और इसी में 29 फरवरी आएगी। तो वो बंदा यानी मैं अपना बर्थडे 1904 में बनाऊंगा। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे ये क्या था आपका सन 1900 था, तो मैंने आपको बोला है कि आप लीप वर्ष और सामान्य वर्षों की जांच के लिए आप 4 से भाग दोगे, लेकिन ये वर्ष कौन सा आपका, ये वर्ष आपका शताब्दीय वर्ष है। कौन सा वर्ष आपका, शताब्दीय वर्ष है। और जब भी शताब्दीय वर्ष की अगर मैं बात करूं तो शताब्दीय वर्ष के लिए फिर 4 ना होकर वो क्या हो जाता है 400 हो जाता है। मतलब अगर कोई वर्ष, अगर कोई शताब्दीय वर्ष लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, तो मैं उसमें 400 का भाग देकर उसकी जांच करूंगा। अगर 400 का भाग चला जाता है तो वो लीप वर्ष है, अदरवाइज वो सामान्य वर्ष है। तो जैसे शताब्दीय वर्ष की मैं बात करूं, यहाँ पे शताब्दीय वर्ष, तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जैसे सन 1900 में आपका 400 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा, तो ये क्या आपका सामान्य वर्ष, ये क्या आपका सामान्य वर्ष, क्योंकि 400 का इसमें पूरा भाग नहीं जाता। अगर मैं बात करूं जैसे यहाँ पे सन 1600, तो मुझे बताइए कि सन 1600 सामान्य के लीप है, तो आप कहोगे सर ये लीप है, क्यों, क्योंकि इसमें 400 का पूरा भाग चल जाता है, तो ये क्या हो गया भाई आपका लीप वर्ष हो गया। अगर मैं बात करूं जैसे यहाँ पे सन 1800 की, तो अब मुझे बताइए कि क्या 1800 में 400 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका सामान्य वर्ष। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे सन 1700, तो ये भी क्या होगा आपका सामान्य वर्ष होगा, जो 400 का भाग नहीं जाएगा। अगर मैं बात करूं जैसे आपसे सन 2000, तो मुझे बताइए ये क्या होगा आपका लीप वर्ष होगा, क्योंकि इसमें 400 का पूरा भाग जा रहा है। तो दोस्तों यही था कि या तो अगर लास्ट के 2 अक्षर जिसमें 0 होते हैं वो साल, जिसके लास्ट के 2 अक्षर 0 होते हैं तो वो शताब्दीय वर्ष होगा, उसमें आप 400 की से जांच करोगे। और जो भी आपके इन शताब्दीय वर्ष के अलावा जो भी साल होते हैं आपके, जैसे 1896 हो गया, 1904 हो गया, 2016 हो गया, 2017 हो गया, तो ऐसे जो साल होते हैं उसमें लास्ट के 2 अक्षरों में आप 4 का भाग दोगे। अगर पूरा चल जाता तो लीप वर्ष, अदरवाइज वो सामान्य वर्ष। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना हार्ड टॉपिक था, ये इजी था। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके। जो 2 क्वेश्चन थे थोड़ा अलग हटके, इस टॉपिक से भी थोड़ा अलग हटके आए थे, एफसीआई के पेपर में आए थे एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन हम खुद ने बनाया था, वो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन ये है, यदि ये एफसीआई के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, यदि अवनी का जन्म 6 दिसंबर 1989 को हुआ, तो कितने समय बाद वह 5 वर्ष 8 माह 22 दिन बड़ी हो जाएगी। ये क्वेश्चन है। आप सब एक वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकालो कि इसका आंसर क्या होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, यदि
अवनी का जन्म 5 जुलाई 1994 को हुआ। यदि अवनी का जन्म 5 जुलाई 1994 को हुआ तो अब की बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग हटके है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग है ये। तो बताइए 16 दिसंबर 2016 को कितनी बड़ी हो जाएगी? ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है, दोनों में चेंज है। चेंज कैसे? देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है कि यहाँ पे इसका बर्थडे हुआ तो इतनी बड़ी किस समय बाद होगी। यहाँ पे पूछा है यहाँ इसका बर्थडे हुआ तो इस समय तक कितनी बड़ी हो जाएगी। दोनों में चेंज है, आप अगर ध्यान से दोगे तो देखो यहाँ पे। तो इसको सोल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे दिन लिखूंगा, यहाँ पे माह लिखूंगा और यहाँ पे वर्ष लिखूंगा। इसी तरह से यहाँ पे दिन लिखूंगा, यहाँ माह लिखूंगा और यहाँ पे वर्ष लिखूंगा। देखिए यहाँ पे 6 दिसंबर 1989 को 6 दिसंबर दिन के नीचे दिन, दिसंबर मतलब 12वां महीना, वर्ष 1989, ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे 5 वर्ष, वर्ष के नीचे वर्ष, 8 माह, महीने के नीचे महीना और 22 दिन। अब मुझे बताइए यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब आपको ये समय देकर, पहले का समय देकर इस समय बाद की चीज़ पूछी है तो मतलब आपका प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो शुरुआत आप यहाँ से करोगे या यहाँ से करोगे तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ से शुरुआत करूँगा मैं, क्यों करूँगा आप खुद समझ जाओगे। देखो यहाँ पे 22 और 6 28 दिन, ये लोग 28वां दिन। और देखो 12 और 8 20 महीने होते हैं। और मुझे बताइए क्या किसी साल में आपके 20 महीने आते हैं? नहीं आते हैं। आपका कितना आता है? सिर्फ और सिर्फ 12 महीने आते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 8 माह और ये आपका 12 माह। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे मैं 8 माह लिखूंगा, 12 माह लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 8वां माह। और बचा ये 12वां महीना, तो 12 महीने मतलब 1 वर्ष होता है, ये इधर जाएगा तो प्लस का 1 बन के जाएगा तो नंबर 5 1995। तो आप कहोगे सर 28वां दिन और 8वां महीने मतलब क्या हो गया आपका? अगस्त। तो 28 अगस्त सन 1995 को 22 दिन 8 महीने और 5 वर्ष मतलब 5 वर्ष 8 महीने 22 दिन बड़ी हो जाएगी। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका वेबसाइट में आया हुआ था। ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? ये मेरा खुद का क्वेश्चन है, ये मैंने खुद का बनाया हुआ है। आजकल एग्जाम में इसी तरह से लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पे 5 जुलाई 1994 को 16 दिसंबर, बाद का समय देकर, पहले बाद का और पहले का समय देकर उनके बीच का गैप पूछा है, मतलब माइनस करना पड़ेगा। बाद वाले में से पहला बना 16 दिसंबर 12 और ये 2016, 5 जुलाई 7वां महीना और 1994 घटा दीजिए आप तो 2 ये आ जाएगा आपका 22 वर्ष, 12 में 7 ये तो 5 माह और 16 में 5 ये तो 11 दिन। मतलब आप कहोगे कि सर ये 22 वर्ष 5 महीने 11 दिन बड़ी हो जाएगी। मुझे यहाँ पर चलना पड़ा पीछे से, यहाँ पर चलना पड़ा मुझे आगे से। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे जो 12वां महीना था ना वो वर्ष में सेट करना था, ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ से चला था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे क्लियर है? तो ठीक है दोस्तों, अगली क्लास करेंगे हम बाद में। आज इतना ही। तो अगली क्लास में समझ में तो आ गया होगा, क्योंकि अभी मैंने कैलेंडर में ऐसा कुछ खास बेसिक पढ़ाया भी नहीं है। यकीन मानिए दोस्तों, मैं आपको इसमें इतनी शानदार ट्रिक पढ़ाऊंगा, कैलेंडर में इतना शानदार ट्रिक बताऊंगा आपको जो आपने जीवन में कहीं नहीं पढ़ी होगी। इतना बेसिक तरीके से इतना बढ़िया पढ़ाऊंगा आपको कैलेंडर। आप 3 क्लास लूँगा कैलेंडर, 3 या 4 क्लास, 3 या 4 क्लास में आपको कैलेंडर खत्म हो जाएगा। लेकिन इतना शानदार पढ़ाऊंगा कि आपने अगर कहीं पढ़ा भी होगा ना तो उससे भी आपको बेस्ट लगेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया तो अच्छी बात, वीडियो पॉज करके देखना और अगले वीडियो में बने रहेंगे हम। ठीक है, गुड बाय, जय हिंद।